हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का फिजिक्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर जो है विद्युत, जिसका ये तीसरा वीडियो है। तो इस वीडियो में हम देखने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है प्रतिरोधों का संयोजन। ठीक है, तो प्रतिरोधों के दो संयोजन होते हैं, इसके दो प्रकार होते हैं भैया। एक होता है श्रेणी क्रम संयोजन, एक होता है समांतर क्रम संयोजन। तो इसको बहुत ही अच्छे से समझेंगे और सूत्र का निगमन करेंगे और बहुत ही अच्छे से आपको समझ में आएगा। तो चलिए दोस्तों, अपने टॉपिक को शुरू करते हैं। तो हमें पढ़ना है क्या भैया, हमें पढ़ना है आज प्रतिरोधों के संयोजन। प्रतिरोधों के संयोजन या इसे हम समूहन भी कहते हैं। ठीक है, तो यदि सबसे पहले हम प्रतिरोधों के संयोजन या समूहन पे बात करें तो इसका डेफिनेशन क्या होता है। ठीक है, तो डेफिनेशन पे हम समझते हैं। तो याद रखेंगे दोस्तों, यहाँ पे दो शब्द यहाँ पे हैं, एक है प्रतिरोध, एक है संयोजन। तो प्रतिरोध तो हमने पढ़ लिया है, प्रतिरोध किसे कहते हैं। और संयोजन भैया समझना है कि संयोजन का मतलब होता है भैया जोड़। ठीक है, योग, उसका जोड़ना या योग। ठीक है, मतलब प्रतिरोधों का जोड़ना। तो भैया कितने प्रतिरोधों का जोड़ना, तो याद रखेंगे इसमें ये बताया गया है कि दो, समझिएगा मैं यहाँ पे थोड़ा सा फिगर बना दे रहा हूँ। ये प्रतिरोध का क्या है, सिंबल है। ठीक है, इस प्रकार हम क्या करते हैं, प्रतिरोधों को फिगर से दर्शाते हैं। तो ये हमने प्रतिरोध है, इसको हमने क्या कर दिया, एक कुंजी है, एक क्या है, बैटरी है। थोड़ा सा हमने बड़ा प्रतिरोध बनाया है, ये जो परिपथ है। ठीक है, इस परिपथ में हम देख रहे हैं कि तीन प्रतिरोध हमने जोड़ा हुआ है, एक R1, एक R2, एक R3। ठीक है, तो हम यही कहेंगे, ये परिपथ है जिसमें हमने तीन प्रतिरोध जोड़ा हुआ है। ठीक है, तो हम यही कहेंगे कि दो या दो से अधिक प्रतिरोध, यहाँ पे दो से अधिक प्रतिरोध है ना, तो दो या दो से अधिक प्रतिरोधों का जोड़ना ही क्या कहलाता है भैया, प्रतिरोधों का संयोजन कहलाता है। तो डेफिनेशन आप क्या कहेंगे, दो या दो से अधिक प्रतिरोधों का जोड़ना ही प्रतिरोधों का संयोजन कहलाता है। तो आशा करते हैं आपको डेफिनेशन समझ में आ गया होगा। ठीक है, डेफिनेशन को रटना नहीं चाहिए, डेफिनेशन को हमेशा समझना चाहिए। देखिए कितने अच्छे से आप समझ गए होंगे। तो अब यहाँ पे हम डेफिनेशन लिख दे रहे हैं, क्या लिखेंगे, दो या दो से अधिक प्रतिरोधों का जुड़ना ही क्या कहलाता है, प्रतिरोधों का संयोजन कहलाता है। जुड़ना ही प्रतिरोधों का संयोजन या समूहन कहलाता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने डेफिनेशन बोल दिया है और डेफिनेशन बनाकर ये फिगर आप बना लीजिएगा। ठीक है, जरूरी नहीं कि इसी प्रकार जोड़ा जाए, और भी बहुत सारे इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, प्रतिरोधों को जोड़ सकते हैं। और वो दो ही प्रकार होते हैं, इसके दो ही तरह से हम जोड़ सकते हैं, एक है श्रेणी और एक है समांतर। तो उसको हम पढ़ेंगे तो अच्छे समझ में आएगा। तो ये तो हमने जान लिया कि दो या दो से अधिक प्रतिरोधों को हम जोड़ते हैं तो उसे हम प्रतिरोधों का संयोजन कहते हैं। अब आता है भैया दूसरा हमारा टॉपिक कि प्रतिरोधों का संयोजन कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो अब हम देख रहे हैं प्रतिरोधों के संयोजन या समूहन के प्रकार। ठीक है, तो प्रतिरोधों के संयोजन या समूहन के याद रखेंगे दो प्रकार होते हैं। मतलब क्या होगा, दो प्रकार होते हैं, दो टाइप्स होते हैं, दो प्रकार होते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि प्रतिरोध जो होता है उसे हम दो ही तरीके से जोड़ सकते हैं, या तो श्रेणी क्रम या समांतर क्रम। तो इसका पहला जो प्रकार होता है जिसे हम श्रेणी क्रम संयोजन कहते हैं, श्रेणी क्रम संयोजन या हम श्रेणी समूहन भी कहते हैं, या इसे हम क्या कहते हैं, श्रेणी समूहन। ठीक है, तो इसको आपको ध्यान रखना है, श्रेणी क्रम संयोजन या श्रेणी समूहन, बात दोनों एक ही है। ठीक है, समूहन मतलब भी होता है जोड़ना। तो ये हमने बता दिया। अब आता है इसमें पॉइंट्स कि भैया इसके परिभाषा क्या होता है। तो सबसे पहले इसका हम परिपथ देख लेते हैं, और जैसे ही आप परिपथ समझ लिए तो आपको डेफिनेशन इसका याद हो जाएगा। तो इसका परिपथ हम यहाँ पे बना दे रहे हैं, परिपथ। ठीक है, तो इसका परिपथ क्या होता है ये समझिएगा। यहाँ पे हम तीन क्या ले रहे हैं, प्रतिरोध ले रहे हैं, आप कितना भी ले सकते हैं। और यहाँ पे एक कुंजी हम ले रहे हैं, और यहाँ पे एक बैटरी हम लगा दे रहे हैं। ये ठीक है। यहाँ पे हमने तीन प्रतिरोध लिया है, एक है R1 है,
एक R2 है, एक R3 है, और इसका विभव है V1, V2 और V3 है। ठीक है, और ये क्या है, बैटरी है। तो इसमें याद रखेंगे जो श्रेणी क्रम संयोजन होता है ना, इसमें जो धारा होता है, विद्युत धारा का मान क्या होता है, नियत होता है। इसमें आपको याद रखने श्रेणी क्रम संयोजन में विद्युत धारा का मान क्या होता है, नियत होता है, अर्थात कांस्टेंट होता है। कांस्टेंट या नियत का मतलब ये होता है कि मतलब इस परिपथ में धारा का मान सभी जगह सामान्य होगा, यहाँ पर भी सामान्य होगा, आई ही होगा। मान लेते हैं ये बैटरी है, इसमें हम जब धारा प्रवाहित करते हैं तो यहाँ पर भी धारा आई है, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, सभी जगह आई ही होगा। ठीक है, तो हम इसका डेफिनेशन क्या कहेंगे, दो या दो से अधिक प्रतिरोधों का ऐसा संयोजन जिसमें धारा का मान नियत होता है, तो उस संयोजन को हम श्रेणी क्रम संयोजन कहते हैं। समझ में आया क्या कहा जा रहा है ना। देखिए कभी भी ध्यान से सुनना है, समझना है, ठीक है, रटना नहीं है। हम कह रहे हैं दो या दो से अधिक प्रतिरोधों का ऐसा संयोजन, मतलब ऐसा जोड़ जिसमें धारा का मान नियत हो, तो उस संयोजन को क्या कहते हैं, श्रेणी क्रम संयोजन कहते हैं। ठीक है, तो आशा करते हैं आप समझ गए होंगे। मैं एक बार और ध्यान से बोल रहा हूँ, ध्यान से सुनिए और ध्यान से इसे लिखिए। ठीक है, तो आप क्या कहेंगे कि दो या दो से अधिक प्रतिरोधों का ऐसा संयोजन जिसमें विद्युत धारा का मान नियत होता है, तो उस संयोजन को श्रेणी क्रम संयोजन या श्रेणी समूहन कहते हैं। तो आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा और आप लिख भी लिए होंगे, मैंने जब डेफिनेशन बोला तो। ठीक है, तो अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, अब इसका हम गणना करते हैं, इससे हम निकालते हैं सूत्र को। तो अब ध्यान दीजिएगा, हम इसमें देखेंगे कि कुल, अब हम लिखेंगे सबसे पहले इसमें हम देखेंगे कि परिपथ में कुल विभव, ठीक है, कि परिपथ में कुल विभव कितना है। तो यहाँ पे देख रहे हैं V1 है, V2 है, V3, मतलब परिपथ में कुल विभव है। तो इसको हम लिख सकते हैं, कुल विभव को हम V से दर्शा दे रहे हैं, V इक्वल टू हो जाएगा V1 प्लस V2 प्लस V3, क्योंकि यहाँ पे तीन विभव है, V1 V2 V3, जब तीनों को जोड़ देंगे तो कुल विभव निकल जाएगा। तो ये हमें निकल गया, तो इसको हम समीकरण फर्स्ट मानते हैं। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, यहाँ से आपको क्या ध्यान देना है उसे समझिए। यहाँ पे हम जानते हैं प्रतिरोध R बराबर क्या होता है, V/I होता है। ये बात हम जानते हैं, प्रतिरोध R बराबर क्या होता है, V/I। यहाँ पे यदि हम V का मान निकालें तो यहाँ से क्या हो जाएगा, V इक्वल टू हो जाएगा I इंटू R। ये हो जाएगा कि नहीं, I इंटू R हो जाएगा। तो यहाँ से देखिए V का मान हमें मिल गया, V का इसका मान हमें मिल गया I इंटू R। इसी की सहायता से हम V1 का मान निकाल सकते हैं। तो यहाँ से V1 का मान क्या हो जाएगा, V1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, I। तो I का मान हमने बताया था कि R1 है, यहाँ पे हम जानते हैं V1 के लिए निकाल रहे हैं, तो यहाँ पर R1 है, तो I इंटू R1 लिख सकते हैं ना। I हमने क्यों लिखा, कहीं नहीं, I1 इसलिए नहीं लिखा भैया क्योंकि I का मान सभी जगह सामान्य है। अब V1 के लिए निकाल रहे हैं तो R1 हमने लिख दिया। इसी प्रकार यदि V2 के लिए निकालें तो I तो सभी जगह सामान्य है, अब V2 के लिए R2 हो जाएगा, V2 के लिए R2। इसी प्रकार V3 के लिए क्या हो जाएगा भैया, I R3, ये हो जाएगा। V3 के लिए क्या हो जाएगा, R3 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमने निकाला है, थोड़ा सा इसको सीधा मैं लिख दूँ। ठीक है, तो ये हमने तीनों का मान निकाल लिया, V1 V2 और V3 का। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे ये जो V है इसका मान हम यहाँ पे, अब V1 V2 V3 का मान हम यहाँ पर पुटअप करते हैं। तो हम यहाँ पे लिखते हैं कि समीकरण फर्स्ट में हम इसको समीकरण 2 मान लेते हैं, 3 4 और 5। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं समीकरण फर्स्ट में 2 3 4 5 का मान रखने पर। ठीक है, ऐसे हमने लिख दिया। अब इसका मान हम रख रहे हैं, तो V इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3 हो गया। ठीक है, अब V1 का मान हम यहाँ से रखेंगे, तो V1 क्या है, I इंटू R है। अब V1 का मान I इंटू R1 प्लस I इंटू R2 प्लस I इंटू R3, ये हमने लिख दिया। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, यहाँ से यदि हम I को देख रहे हैं, इधर हम I को यहीं पे रख देते हैं, I इंटू R लिख दे रहे हैं। यहाँ पे I यहाँ पर भी है, यहाँ पर तीनों में I का कॉमन कर लेते हैं क्योंकि सामान्य है सभी में। ठीक है, तो I को कॉमन कर लिए, तो यहाँ पे R1 प्लस R2 प्लस R3 बच गया। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर भी I है गुणा में, इधर भी I है, तो I कैंसिल हो गया। तो इसका मतलब हमें क्या मिला, R इक्वल टू मिल गया
R1 प्लस R2 प्लस R3, तो ये जो मिला यही है भैया श्रेणी क्रम संयोजन का फॉर्मूला। क्या है भैया? श्रेणी क्रम संयोजन का हम फॉर्मूला है, ऐसे हमने प्रूफ कर दिया। ठीक है, तो यही से याद रखेंगे श्रेणी क्रम संयोजन का सबसे पहले परिभाषा आप क्या कहेंगे कि दो या दो से अधिक संधारित्र, दो या दो से अधिक प्रतिरोधों का ऐसा संयोजन जिसमें धारा का मान नियत होता है, उस संयोजन को श्रेणी क्रम संयोजन कहते हैं। और उसके बाद सबसे पहले हम विभव का मान निकालेंगे और विभव की सहायता से, प्रतिरोधों की सहायता से V = I × R होता है, इसकी सहायता से V1 V2 V3 का मान निकाला और इसको सभी को हमने इसमें पुटअप कर दिया, मान निकल गया। ठीक है, तो ये गुणा भाग आना चाहिए आपको। तो आशा करते हैं दोस्तों श्रेणी क्रम संयोजन अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो ऐसे ही समांतर क्रम संयोजन भी आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो मैं यही कहूँगा, यदि आप हमारे चैनल पर नए होंगे और अच्छे से यदि समझ में आ रहा है तो सबसे पहले तो अभी आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, क्योंकि अभी देख सकते हैं आप भी कि अभी उतने ज़्यादा चैनल पे सब्सक्राइबर नहीं है। ठीक है, उतने ज़्यादा अभी स्टूडेंट जुड़े नहीं है। ठीक है, तो आप सपोर्ट करने के लिए आप एक ही कार्य कीजिए, आप स्वयं चैनल से जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और हो सके तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। ठीक है, तो अब हम देख लेते हैं श्रेणी समांतर क्रम संयोजन, जो इसका दूसरा टाइप है। ठीक है, तो आप सबसे पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, तो आशा करते हैं दोस्तों आपने अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो अब हम देख लेते हैं समांतर क्रम संयोजन। तो अब हम देखते हैं समांतर क्रम संयोजन, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट ये दोनों होते हैं टाइप्स। ठीक है, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं और ज़्यादातर इनका जो फॉर्मूला है ये न्यूमेरिकल के लिए बहुत ही हेल्पफुल होता है। ठीक है, तो इसको हम देख लेते हैं। दूसरा है जो है समांतर क्रम संयोजन या समांतर समूहन। क्या कहते हैं? समांतर समूहन। ठीक है, तो ये क्या होता है? यदि हम सबसे पहले इसके परिभाषा पे बात करें तो याद रखेंगे दोस्तों, इसमें क्या होता है ना, इसमें जो विभव का मान होता है वो इसमें नियत होता है। ठीक है, उसमें क्या था, उसमें विद्युत धारा का मान नियत होता है, इसमें क्या होता है, विभव का मान नियत होता है। तो सबसे पहले इसका हम परिभाषा करने से पहले यहाँ पे मैं परिपथ बना दे रहा हूँ। ठीक है, तो परिपथ क्या होता है भैया, इसका देखिए इसका किस प्रकार होता है। ये हमने 3 ले रहे हैं, आप कितना भी ले सकते हैं, 2 से अधिक होना चाहिए या 2 से अधिक होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या लिया है, 3 प्रतिरोध लिया है। समझिएगा, यहाँ पे 3 प्रतिरोध लिया है, एक R1, एक R2 और एक R3। ये हमने 3 प्रतिरोध लिया है और इनको तीनों को हमने क्या कर दिया, एक बिंदु से एक पॉइंट से मिला दिया है। अब इस पर याद रखेंगे, इस पर जो क्या होता है, धारा है I1 है, इसमें I2 है, इसमें I3 है। ठीक है, कैसे है तो इसको हम बता रहे हैं अभी। देखिए इन दोनों को हमने क्या किया, एक कुंजी से, समझिएगा, एक हमने क्या कर दिया, ये कुंजी है और एक हमने बैटरी से इसको जोड़ दिया। ठीक है, इस प्रकार। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, ये बैटरी है, जब इसमें हम धारा प्रोवाइड करते हैं तो ये धारा यहाँ पे जाता है और यहाँ से इस पॉइंट से ये देख रहे हैं, इधर जाएगा धारा, इधर इधर, तीनों ओर बंट जाता है। इसलिए R1 के लिए I1 धारा, R2 के लिए I2 धारा और R3 के लिए I3 धारा हमने इसमें मान लिया है। अब इसमें हम जानते हैं कि जो समांतर क्रम संयोजन होता है उसमें विभव का मान नियत होता है। इसका मतलब V1 यहाँ पे भी है, यहाँ पर सभी जगह विभव का मान क्या है, सामान्य है। ठीक है, तो इसका हम परिभाषा क्या कर सकते हैं कि 2 या 2 से अधिक प्रतिरोधों का ऐसा संयोजन जिसमें विभव का मान नियत होता है, तो उसे हम समांतर क्रम संयोजन कहते हैं। तो आशा करते हैं दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा। और चलिए एक बार और मैं बोल दे रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि बहुत दिक्कत है, नहीं लिखवाया जाएगा तो आप कहेंगे भैया, कमेंट्स में कहेंगे भैया आपने लिखवाया नहीं डेफिनेशन। ठीक है, तो ध्यान से सुनिए, आप लिख लीजिए। ठीक है, क्योंकि भैया आपको समझना चाहिए ना, लिखना नहीं चाहिए। समझकर आप समझेंगे तो भैया लिखना, अपने नोट्स बनाएंगे तो वो बहुत ही उपयोगी होगा आपके लिए। ठीक है, तो आपको क्या कहना है कि 2 या 2 से अधिक प्रतिरोधों का ऐसा संयोजन जिसमें विभव का मान नियत होता है, तो उस संयोजन को ही हम समांतर क्रम संयोजन कहते हैं। ठीक है, तो आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। अब हम इसकी गणना कर देते हैं। यदि हम गणना पे करते हैं तो ध्यान दीजिएगा, इसमें हम सबसे पहले हम देखते हैं कि इसमें परिपथ में, जो ये परिपथ है, तो परिपथ में कुल
धारा हम देते हैं, ठीक है, कुल धारा कितना है। तो यदि परिपथ में कुल धारा देखें तो यहाँ पे धारा I1 है, I2 है, I3 है। तो यदि परिपथ में कुल धारा की बात किया जाए तो I इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3 हो जाएगा। ये हो जाएगा कि नहीं, I इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3, ठीक है। ये परिपथ में कुल धारा हो जाएगा। जब तीनों को जोड़ देंगे तो ये कुल धारा निकल जाएगा। अब यहीं से आपको ध्यान देना है, क्या ध्यान देना है, यहाँ से हम जानते हैं कि जो प्रतिरोध होता है, प्रतिरोध R इक्वल टू क्या होता है, V/I होता है। यदि हम I का यहाँ से मान निकालें तो ये क्या हो जाएगा, I इक्वल टू हो जाएगा V/R। ये हो जाएगा कि नहीं, I इक्वल टू V/I हो जाएगा, V/R हो जाएगा। अब यहीं से I इक्वल टू V/R हो गया तो यहीं से हम I1 का मान निकालें तो क्या हो जाएगा, विभव तो सभी में सामान्य है, I1 के लिए R1 हो जाएगा। इसी प्रकार I2 के लिए क्या हो जाएगा, V/R2 हो जाएगा, और I3 के लिए क्या हो जाएगा, V/R3 हो जाएगा। ये हो गया। अब इसको समीकरण फर्स्ट मान लेते हैं, इसको समीकरण 2, इसको 3, इसको 4 और इसको 5, ठीक है, ये हमने मान लिया। अब देखिए समीकरण फर्स्ट में 2, 3, 4, 5 का मान हम पुटअप करेंगे। तो हम लिखेंगे समीकरण फर्स्ट में 2, 3, 4, 5 का मान रखने पर, ठीक है। तो अब हम रखते हैं, देखिए तो हम क्या लिखते हैं यहाँ से, I इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3, ठीक है, ये हमने लिख दिया। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, I का मान हम यहाँ से रखेंगे V/R, तो ये V/R हमने लिख दिया। I1 का मान V/R1 प्लस V/R2 प्लस V/R3 रख दिया। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ से यदि हम V/R है तो यहीं पर हम लिख दिए। अब देख रहे हैं विभव यहाँ पर भी है, V है, तो इसको हम कॉमन कर लेंगे। तो जब कॉमन करेंगे तो वहाँ पे 1 ऊपर हो जाएगा, 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 हो जाएगा, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पर भी विभव है V और यहाँ पर भी विभव है V, ठीक है, तो दोनों यहाँ पे कैंसिल हो गए। अब ध्यान दीजिएगा क्योंकि दोनों ऊपर थे विभव इसलिए कैंसिल हो गए। तो अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कुछ नहीं, ये कैंसिल हो गया तो यहाँ पे 1/R बचा, और यहाँ पर भी 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, और ये जो मिला यही है आपका समांतर क्रम संयोजन का फॉर्मूला, ठीक है। और यहाँ पे आपका प्रूफ हो गया 1/R इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। तो आशा करते हैं दोस्तों आपको समांतर क्रम संयोजन भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो मैं आशा करता हूँ बहुत ही अच्छे से आप समझ लिए होंगे। तो मैं यही कहूँगा, यदि आप हमारे चैनल पर नए होंगे तो सबसे पहले तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, हो सके तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। अदरवाइज यदि आप क्लास 10th का फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी का सीरियसली पढ़ाई करना चाहते हैं, चैप्टर वाइज सीक्वेंस में एक एक करके वीडियो को देखना चाहते हैं और डेफिनेशन को रटना नहीं समझना चाहते हैं, तो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी तीनों का लिंक दिया जाएगा। उस लिंक पर क्लिक करके आप चैप्टर वाइज सीक्वेंस में एक एक करके वीडियो को पढ़ सकते हैं और अपने सुंदर से नोट्स बना सकते हैं। अदरवाइज यदि आप को कोई भी टॉपिक स्कूल या कोचिंग में समझ में नहीं आता है, तो जैसे कि मान लेते हैं आपको प्रतिरोध समझ में नहीं आ रहा है, तो आप YouTube पे जाइए, लिखिए प्रतिरोध ब्रदर सर, तो आपको वहां से वीडियो मिल जाएगा, वहां से जाकर आप अच्छे से पढ़ाई कर सकते हैं। यदि नहीं मिलता है, यदि कोई भी टॉपिक है जो आपको नहीं मिलता है इस प्रकार ब्रदर सर लिखने पर भी उस टॉपिक का, तो आप इस नंबर पर हमें मैसेज कर सकते हैं, ठीक है, और उस टॉपिक का नाम हमें टॉपिक का नाम लिखकर अब आप इसको हमें मैसेज कर दीजिएगा, आपको तुरंत वीडियो का लिंक वहाँ पे प्रोवाइड कराया जाएगा, ठीक है। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।